आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज कराएंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व 2025 का। तो पेपर कोड है 302 एच जे। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 100। कुछ निर्देश हैं इसमें। तो पहला निर्देश है आरंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड क प्रश्न नंबर 1 है पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो पाणिनिकालीन भारत नामक कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखें प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है द्विवेदी युगीन लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए रायकृष्ण दास, ऑप्शन नंबर बी अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी उदयशंकर भट्ट। तो द्विवेदी युगीन लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1 का ग। प्रश्न नंबर ग है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए राजा भोज का सपना, ऑप्शन नंबर बी इंदुमती, ऑप्शन नंबर सी एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी 11 वर्ष का समय। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी है 11 वर्ष का समय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न जहाज का पंछी रचना की विधा है। जहाज का पंछी रचना की विधा है। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो जहाज का पंछी रचना की विधा है उपन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न है आनंद कादंबनी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ सुमन, ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर डी अमृत राय। तो आनंद कादंबनी के संस्थापक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का क निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर सी वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिचंद। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका आंसर नंबर डी सही है। अब प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी सुमित्र नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं अज्ञेय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला प्रश्न छायावादी युगीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक। तो छायावादी युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन रचना है। ऑप्शन नंबर ए आनंद अरुणोदय, ऑप्शन नंबर बी कामायनी, ऑप्शन नंबर सी साकेत, ऑप्शन नंबर डी भारत 12 मासा। तो भारतेंदु युगीन रचना है आनंद अरुणोदय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है अगला प्रश्न हमारा जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की रचना पूछी गई है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए अनामिका,
ऑप्शन नंबर बी चित्राधार, ऑप्शन नंबर सी ग्राम्य, ऑप्शन नंबर डी दीपशिखा। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधार, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रयम पृथिव्या, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या लिखेंगे यहाँ से कि लेखक का कहना है कि व्यक्ति के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, यानी इसी तरह से राष्ट्र का निर्माण होता है। इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है। राष्ट्र की कल्पना कब तक असंभव है, तो इसका उत्तर देखेंगे इसी में ही है। यहां लिखेंगे, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की, यानी मनुष्य हो और पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ से, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब है प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या क्या करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से या मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अब देखेंगे अथवा, दूसरा गद्यांश है इसी का। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही कामचलाऊ ढंग से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि प्रतिदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं।
वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो इसको तो लिखेंगे यहां से कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। प्रश्न नंबर 4, दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? ठीक है, दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो इसमें लिखेंगे दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से उधार लिए गए हैं। अब अगला प्रश्न है दैनंदिन और अव्यकृत शब्द का अर्थ लिखिए। तो दैनंदिन का अर्थ है प्रतिदिन और अव्यकृत शब्द का अर्थ है जो बिगड़ा न हो, या कह सकते हैं जो बदला हुआ न हो, यानी जो चेंज नहीं हुआ हो। प्रश्न नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 2, उपर्युक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो उपर्युक्त पद्यांश में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो बिजली के फूल से तात्पर्य है कि श्रद्धा का शरीर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे बहुत सौंदर्यशाली हो या फिर गुलाबी रंग का हो। अगला प्रश्न नंबर 4 है परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो परिधान पर्यायवाची शब्द है ये वस्त्र का। ठीक है, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र और मृदुल का अर्थ है कोमल या मुलायम, शब्द के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि का कहना है कि श्रद्धा का शरीर ऐसा लग रहा है जैसा मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, यानी बिजली के फूल की तरह, यानी गुलाबी रंग की तरह। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जैसे बादलों के बीच बिजली दिखाई देती है उसी तरह से उसका जो शरीर था कपड़ों के बीच से गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा था, यह सौंदर्यशाली दिखाई दे रहा था। अब है अथवा। अथवा में है मैं कहता हूं, मैं कब कहता हूं जग मेरे दुर्धर गति से अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो प्रश्न नंबर 1 है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के मैंने आहुति बनकर देखा पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, और इनका शॉर्ट में नाम है अज्ञेय। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं इसमें अज्ञेय हैं, इसलिए अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न नंबर 2, दुर्धर और प्रांतर शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दुर्धर शब्द का होता है कठिन या दुर्जेय, कठिन लिख देंगे या फिर दुर्जेय। प्रांतर शब्द का अर्थ होता है विस्तृत मैदान या फिर कह सकते हैं मैदान का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3, जीवन मरु नंदन कानन का फूल में कौन सा अलंकार है? तो जीवन मरु नंदन कानन का फूल में रूपक अलंकार है।
प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि कवि का कहना है कि वह कवि नहीं चाहता कि उसका कठिन और दुर्गर गति से उसके अनुकूल यह संसार चले। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक का कहना है कि कांटा कठोर है, तीखा है, नहीं नुकीला है, उसमें उसकी मर्यादा है। माने कांटे को कठोरता और नुकीला होने के कारण ही उसको जाना जाता है, जब उसके लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार कवि कहता है कि मैं कब कहता हूं कि यह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। किस देश की जो मर्यादा है वो कब घट करके प्रांतर का ओछा फूल बने, यानी विस्तृत मैदान का ये छोटा फूल बने। इसलिए इसकी व्याख्या। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर पे है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन है आपका हरिशंकर परसाई, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनमें से किसी भी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो इसको हम पहले ही करा चुके हैं। अब देखेंगे ख, यानी 5वें का ख, कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पर हैं सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर तीसरे पर हैं महादेव वर्मा और चौथे पर हैं अज्ञेय। तो इनमें से भी आपको किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। तो ये जो है आपका साहित्य परिचय इसमें 3 नंबर का है, 2 नंबर की इसमें रचनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये 5 नंबर का है जीवन परिचय, साहित्य परिचय जो भी है आपका, यानी 5 नंबर का ही आपका लेखक का साहित्य परिचय है, 5 नंबर का कवि का साहित्य परिचय है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 6 है, लाठी कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये भी आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। तो लाठी कहानी का कथासार या कथानक या सारांश एक ही बात होती है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, मैंने कुछ भी आ जाए तो आपको कथासार ही लिखना है या सारांश ही लिखना है। इसमें कथानक, कथासार या फिर सारांश, 3 नाम से जानते हैं इसको। अथवा अगर आपने ये नहीं करा तो आप इसको कर सकते हैं, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से आपको एक कहानी लिखनी है, या तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है या फिर लाठी कहानी का सारांश लिखना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पहला है आपका रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो इन दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन करना कैसे है, अपने जिले के हिसाब से करना, जो आपके जिले में मान्य हो उसी का करना है। अगला खंड हमारा है, त्यागपथी खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है इसका, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्ष का चित्रांकन कीजिए। अब तीसरा है आपका गय। गय का पहला है श्रवण कुमार खंड काव्य के आखेटक सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इसका दूसरा प्रश्न है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा खंड आपका, चौथे खंड का पहला प्रश्न, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्रण कीजिए। दूसरा प्रश्न है इसका, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। 5वां खंड है का पहला प्रश्न है, मुक्तियक खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मुक्तियक खंड काव्य के आधार पर कथासार अपने शब्दों में लिखिए।
छठा खंड है आलोक व्रत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। और इसका दूसरा प्रश्न है आलोक व्रत खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए। तो ये आपको इनमें से किसी भी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम इसको करा चुके हैं मुक्तिया खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रण। तो ये ही अमरोजली के लिए मान्य है। तो इन दोनों में से आपको एक करना था कोई सा भी। तो ये हम पहले ही करा चुके हैं आपको। अब देखें अगला प्रश्न। अब खंड ख प्रश्न नंबर 8 का क दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश है धन्योम भारत देश है यत्र समुसति जनमानस पावनी भाव भावोद्भाविनी शब्द संदोह पृथ्विनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुपन्नं च वर्तते यमे भाषा संस्कृत नामपि लोके प्रथिता अस्ति। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है? ये संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। तो धन्यम भारत देश यानी भारत देश धन्य है। अत्र समुसति जनमानस पावनी जहाँ जनमानस के ठीक है जनमानस को पवित्र करने वाली भाव भावोद्भावनी श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह पृथ्वी सुरभारती नए नए शब्दों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुपन्नं च वर्तते। समस्त वर्तमान साहित्यों में अस्या माने इसका वाङ्मय साहित्य सर्वश्रेष्ठ माने सबसे श्रेष्ठ सुसंपन्न माने संपन्न च माने और वर्तते माने है। तो इसका अर्थ हो जाएगा समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यमे भाषा यही भाषा संस्कृत नाम अपि संस्कृत के नाम से लोको माने संसार में प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध अस्ति माने है कि यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में ठीक है संसार में प्रसिद्ध है। अथवा दूसरा देखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परमध्ये इमे सिद्धांत राष्ट्राणां परस्परं मैत्रेयी सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य जवाहरलाल महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत नाधिकृत्य एवं भवत। तो जो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। तो बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। पर मध्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्रेयी सहयोग कारणानि किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्रेयी विश्व बंधुत्व विश्वांतित साधना संति मैत्रेयी एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधु और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक
जवाहरलाल महोदय प्रधानमंत्री काले। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के सह भारत से मैत्रेयी, चीन देश के साथ भारत की मैत्रेयी पंचशील सिद्धांतों के आधार पर एवं आधार पर ही हुई थी। दोबारा देख लेंगे कि बौद्ध युग में ये व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्रेयी एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधु और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्रेयी पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। अब है 8वें का ख, दिए गए संस्कृत पद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश है हमारा, सहसा विधीत ने क्रियाम विवेक परम आपदा पदम वृणुते ही विनश कारणे गुण लब्धा स्वयमेव संपद है। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। सहसा विधित ने क्रियान्वित परम आपदा पदम, कि बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। वृणुते ही विमनश कारणे गुण लुब्धा स्वयमेव संपदे, निश्चय ही विचार कर या विचार करके कार्य करने वाले व्यक्तियों को गुण की या गुणों की लोभी संपत्तियां या लोभी लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं। अथवा दे रखा है, बिरल बिरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना, मन इव मुनि सर्वत्र प्रसन्न भुनभ, अवसरती चैध्वांत चित्तासमतामिव दुर्जन, बिरजती च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अदुन अनुदमीप मा इव। अब देखें इसका संदर्भ। तो संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। और लिखेंगे इसे हिंदी में अनुवाद कि बिरल बिरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना, कि बिरल बिरले यानी बड़े बड़े तारे आसमान में कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें सुबह सुबह का वर्णन किया गया है। तो इसमें लिखा है कि बड़े बड़े तारे आसमान में कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग दिखाई देते हैं। जैसे कलयुग में सज्जन लोग कहीं कहीं दिखाई देते हैं या कहीं कहीं मिलते हैं, उसी प्रकार आसमान में बड़े बड़े तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुनि सर्वेत्र प्रसन्नम भू, और आसमान जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जैसे मुनियों का मन होता है, या फिर मुनियों के मन के समान सभी तरफ या सभी जगह आसमान साफ दिखाई दे रहा है। अपसरती च ध्वांत चित्तास्ततामिव दुर्जन, और जो तारे हैं वो छिपते जा रहे हैं या दूर भागते जा रहे हैं, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार तारे आसमान में छिपते जा रहे हैं। वज्रती च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्रमेव,
और जो रात्रि है, निशा माने रात्रि, क्षिप्रा माने छिप रही है, यानी रात्रि छिपती जा रही है या नष्ट होती जा रही है। जैसे जो उद्यमहीन होते हैं, यानी जो राजा उद्यमहीन होते हैं उनसे लक्ष्मी चली जाती है, यानी पैसा उनसे चला जाता है। जो राजा काम नहीं करते, उद्यमहीन होते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं रुकती है। उसी प्रकार तेजी के साथ ही जो रात्रि है वो छिपती जा रही है या दूर भागी जा रही है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या है, यानी हिंदी में अनुवाद है। आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनमें 4 हैं, 4 में से किसी एक का करना है। तो पहला आपका अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका अर्थ होता है बिना मेहनत के कोई अच्छी चीज मिल जाना। वाक्य में प्रयोग लिख देंगे इसमें कि आज के युग में अनेकों ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन रमेश 8वीं पास होते हुए भी उसको सरकारी नौकरी मिल गई। इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अब दूसरा मुहावरा हमारा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो इसका अर्थ होगा अपनी बात पर स्थिर न रहना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे रामू पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि वह गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। अब तीसरा है अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, इसका अर्थ होगा परिणाम अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, यानी परिणाम अच्छा होना चाहिए। इसका लिख देंगे प्रयोग कि पुलिस ने अपराधियों को उनके किया की सजा देकर यह सिद्ध कर दिया कि अंत भला तो सब भला। अब है चौथा मुहावरा हमारा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इसका अर्थ लिख देंगे कोई भी काम करने पर उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। वाक्य प्रयोग लिखेंगे रवि ने राम से कहा कि आप शहर चलिए, गांव में आपकी विद्या की कोई कद्र नहीं करता। इस तरह से थे मुहावरे। आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश है मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। तो पहला प्रश्न है इसमें ऊपरी पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो इसमें लिखेंगे कि ऊपरी पद्यांश में कवि ने संदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई दुख रहता है। अब है प्रश्न नंबर 2, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि कवि को ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति में महान संभावनाएं छिपी होती हैं। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, यहाँ लिखेंगे ना इसकी, कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बातों में इतनी पीड़ा है कि उसे महाकाव्य लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला है अंश अंश, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण और भाग, ऑप्शन नंबर बी कंधा और हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी भाग और कंधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कंधा और हिस्सा, क्योंकि पहले जिसमें छोटा सा है उसका अर्थ होता है कंधा और जिसमें बड़ा सा है उसमें होता है इसका हिस्सा या भाग।
तो इसलिए ये सही है। अगर ये होता, ये वाला से इधर होता, ये वाला इधर होता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता। लेकिन अब अंश छोटा से पहले है, बड़ा बाद में है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कंधा और हिस्सा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अब सही है। अब देखें अगला प्रश्न, वात बात, यानी पहला अवात फिर बात। ऑप्शन नंबर ए हवा और वार्ता। ऑप्शन नंबर बी पवन और निश्चल। ऑप्शन नंबर सी अनल और वायु। इनमें से कोई नहीं। तो वात का अर्थ होता है, पहला वात का अर्थ है हवा और बात का बातचीत या वार्ता। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हवा और वार्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ख में है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो पहला सुरभि, तो सुरभि का अर्थ लिखेंगे गाय, कमल, खुशबू, सुखद। अब है बारिद, तो बारिद का अर्थ होते हैं संदेश वाहक, वर्षा हुआ या फिर बसित। अब है नीरज, नीरज का अर्थ होते हैं कमल, चमकाना या फिर मोती। अब है विधि, विधि का कानून, तरीका, विधाता। अब गए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो पहला है जिसका कभी भी अंत न हो। ऑप्शन नंबर ए अनंत। ऑप्शन नंबर बी अगण्य। ऑप्शन नंबर सी असंख्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका कहीं भी अंत न हो उसको कहते हैं अनंत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है जो बूढ़ा न हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमर। ऑप्शन नंबर बी अखंड। ऑप्शन नंबर सी अजर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बूढ़ा न हो उसको कहते हैं अजर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, मीरा कृष्ण भक्त कवित्री थी। तो इसमें लिखेंगे मीरा कृष्ण भक्त कवित्री हैं। तो इसमें कवित्री में ये वाली जो बे पे ई की मात्रा ये हट जाएगी, तो ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। फिर है मेरा बाल सफेद हो रहा है, तो इसका होगा मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। फिर है बै नदी को गया, तो बै नदी में गया। मोहन मेरा कनिष्ठ मित्र है, तो लिखोगे मोहन मेरा कनिष्ठ, ठह हो जाएगा टै की जगह, भ्राता है। ठीक है, मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है, तो हो जाएगा मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है। अब प्रश्न नंबर 12 का कै, हास्य अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें हास्य या फिर शांत रस की परिभाषा और उसका एक उदाहरण लिखना। अब है यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण। तो इसमें भी यमक या फिर उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। फिर है सोरठा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें भी कुंडलिया का या फिर सोरठा का, इनमें से किसी एक छंद का उदाहरण और परिभाषा लिखनी। अब देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है, अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसमें आपको पत्र लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को अपने गली या मोहल्ले की सफाई हेतु। अथवा अगर ये नहीं करा है तो आपको ये करना है कि बैंक से किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी किसी बैंक को आपको पत्र लिखना है जिसमें आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसे आप ऋण ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक पत्र लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो पहला है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। दूसरा है साहित्य समाज का दर्पण है। फिर है राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। चौथा है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण का महत्व। और पांचवा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो इनमें से किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये था आपका कक्षा 12 सामान्य हिंदी का
पेपर 2025 का। तो ये हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये सॉल्व किया हुआ पेपर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।